अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी 1-2 मिनट में लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगा लें, गूगल फॉर्म सबमिट कीजिएगा। सब लोग अटेंडेंस कंप्लीट करें अपनी, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे जिन लोगों की अटेंडेंस मिस थी उन लोगों की लिस्ट में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। कल मैंने आपके साथ कल हमने गिग्स पे बात की थी कि गिग्स क्रिएट करने के प्रोसेस को देखा था, और कल का टास्क भी ये था कि आप लोग गिग्स क्रिएट करेंगे और साथ में वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे अपने पास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने गिग्स भी बनाना स्टार्ट कर दी होंगी और साथ में वर्डप्रेस इंस्टॉल भी कर लिया होगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग।
कुछ लोगों को स्टिल अभी तक इशू आ रहा है, अपवर्क प्रोफाइल उनका अप्रूव नहीं हुआ। तो उन लोगों से गुजारिश है कि मैंने जो इंस्ट्रक्शंस बताई थी उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आपका अपवर्क प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका अपवर्क प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रहा तो आप कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे। और मैंने साथ में कहा भी था कि आप लोग उस वक्त स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आपको इशू ना हो। तो बहरहाल दोबारा से उन इंस्ट्रक्शंस को दोहराएं और कोशिश करें कि उसी तरीके से अपवर्क प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, अलबत्ता आप लोगों के अभी ज़्यादा मेरे पास वो प्रोफाइल लिंक्स नहीं आए, तो कोशिश करेंगे सब लोगों के प्रोफाइल लिंक्स भी आ जाएं। बूटस्ट्रैप पे आज हम बात करेंगे। बूटस्ट्रैप हमने लास्ट टाइम उसकी अहम चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। अब कुछ ग्रिड सिस्टम रह गया था। ग्रिड सिस्टम को आज डिस्कस करते हैं कि ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप में क्या होता है। तो चलें जी शुरू करते हैं। ग्रिड सिस्टम के डेमोन्स्ट्रेशन में एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ है ग्रिड सिस्टम। और सबसे अहम होता है ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप के अंदर। तो हम शुरू करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं उनको आखिर में आंसर करूंगा। ये स्लाइड बहुत अहम है, ज़रा देखिएगा इसको, जो आपके सामने स्क्रीन पे है इस वक्त। शायद यही है ये भी। बूटस्ट्रैप के अंदर पूरी स्क्रीन को 12 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जितनी भी स्क्रीन है बूटस्ट्रैप 12 हिस्सों में उसको तकसीम करती है। और अब हम उसके कॉलम्स 12 मैक्सिमम कॉलम बना सकते हैं और वो आपके सामने स्क्रीन पे है। अगर 12 से कम बनाने हो तो 12 को डिवाइड करके आप उसको कम भी बना सकते हैं। ये सेकंड रो में आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स हैं 4-4 के साइज के। तो टोटल तो 12 हैं, लेकिन आप उनको 4 कॉलम्स के साइज का एक कॉलम बना लें तो 4-4 के 3 कॉलम बन गए इस तरीके से। और इसी तरह आप नीचे 2 कॉलम, एक बड़ी एक 8 विथ के साथ और एक 4 के साथ, इस तरह मुख्तलिफ। और लास्ट कॉलम जो आपको नज़र आ रहा है ये एक ही कॉलम बना हुआ है, 12 हिस्सों का एक ही कॉलम बना लिया गया। तो मैक्सिमम 12 कॉलम्स हैं जैसा कि फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं। और लास्ट रो में आप देख सकते हैं उन 12 का एक ही कॉलम बनाया गया है। इसी तरह हमने कुछ बातें जिक्र की थी कि कुछ साइजेस होते हैं। ये साइजेस की क्लासों के नाम हैं XS, SM, MD और LG। इनके नामों से ही जाहिर है कि ये क्या हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज ये साइज हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। मोस्टली क्लासेस के साथ साइजेस इसी नामों के साथ यूज़ होते हैं। ये ग्रिड सिस्टम के कुछ रूल्स हैं, अभी हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। होता कुछ यूँ है, एक रो पहले बनाई जाती है जैसा कि हमने टेबल के अंदर देखा था, और फिर उसके अंदर कॉलम्स बनाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ इधर डिफाइन किया गया, अभी हम इसको अपने यहाँ देखते भी हैं। कंटेनर की क्लास हमेशा टॉप पे होती है। मैंने पहले बताया था कि कंटेनर कुछ इंडेंट करने के लिए होता है, राइट और लेफ्ट से ज़रा थोड़ा सा विथ डिफाइन करने के लिए कंटेनर की क्लास आती है। फिर उसके बाद रो आ जाती है। अगर हम रोज एंड कॉलम्स बनाना चाहते हैं तो पहले रो की क्लास आएगी और रो के अंदर फिर कॉलम की क्लास आएगी। तो ग्रिड सिस्टम के अंदर कॉलम्स बनते हैं, पहले रो आती है फिर कॉलम्स आते हैं। और कॉलम्स में स्ट्रक्चर यूँ होता है कि पहले COL कॉलम की क्लास आती है, फिर उसके बाद जो स्टार नज़र आ रहा है, स्टार सेकंड स्टेप पे
यहाँ पे साइज आता है, और लास्ट टॉप पे जो आता है वो कॉलम की विड्थ आती है। ये कॉलम 12 है, एक स्क्रीन को 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो लास्ट स्टेप में जो लास्ट स्टार नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे ये डिफाइन किया जाता है कि कॉलम के साइज क्या होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टॉप जहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, कॉलम स्मॉल और 4, मतलब 4 कॉलम्स का एक ये कॉलम बनेगा, 4 हिस्सों को मिला के एक कॉलम बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम, साइज और साथ में विड्थ, स्क्रीन का कितना हिस्सा वो कैप्चर करेगा, यही चीज यहाँ पे डिफाइन भी की गई है। साथ में ये यहाँ पे बताया गया है कि कॉलम स्मॉल जो है उसकी रेजोल्यूशन कितनी होगी, वो लेस देन 768 पिक्सल होगा, और ये स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल की रेजोल्यूशन ये होगी, और स्मॉल की रेजोल्यूशन, मीडियम की और लार्ज जो होगा उसकी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 पिक्सल, ये उससे भी अबव जाएगा। चलें, उम्मीद है ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कॉलम और रोज कैसे डिफाइन की जाती हैं। 12 कॉलम्स होते हैं मैक्सिमम, 12 मैक्सिमम आप रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा डिफाइन करने हो तो अभी हम उसको भी देख लेते हैं। लेकिन बूटस्ट्रैप 12 हिस्सों में स्क्रीन को डिवाइड करती है, और 12 से कम बनाने हो और ज़्यादा बनाने हो, कम बनाने हो ये तो मैंने बता दिया कैसे होंगे, और ज़्यादा बनाने हो तो ये भी अभी हम देख लेते हैं कि वो ज़्यादा कैसे बनेंगे। साइजेस भी आपने देख लिए, अब हम आगे चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे स्क्रीन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 2 हिस्सों में, तो 12 हिस्से होते हैं, तो 12 को 2 में डिवाइड करें तो 6 के 2 हिस्से बन जाएंगे। ये देखें, 6 कॉलम स्मॉल है और 6 के 2 हिस्से हैं। चलें जी, मैं इसको कोड को आप उठाता हूँ और अपनी फाइल में लेके चलता हूँ, और आपको कुछ मजीद कोड एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या। देखिएगा, स्क्रीन 2 हिस्सों में तकसीम है। कंटेनर की क्लास की वजह से ये साइड की विड्थ आपको नजर आ रही है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और यहाँ पे स्क्रीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। ये 6 हिस्से हैं और ये भी 6 हिस्से हैं। दोनों का कलर थोड़ा सा येलो और ये कुछ पिंक सा आपको नजर आ रहा है, ताकि आपको नजर आए कि स्क्रीन कितने हिस्सों में तकसीम है। अब देखिएगा, इधर क्लास को देखिएगा, हम ऊपर वाले कोड को जरा छोड़ देते हैं, नीचे वाले कोड को जरा फोकस करते हैं। ऊपर वाला कोड हमसे रेलिवेंट नहीं है, वो हम पहले जम्बोट्रॉन की क्लास को देख चुके हैं, उसको हम यहाँ से उड़ा ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, शायद आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिएगा, कंटेनर की क्लास है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको उड़ा देता हूँ तो आप देखिएगा हमारे लिए स्क्रीन ज़रा ख़राब सी हो जाएगी, साइड में चले जाएंगे। वो पूरी विड्थ को ले लिया उसने, एजेस को वो टच कर रहा है। कंटेनर की क्लास ज़रा थोड़ा सा विड्थ डिफाइन करती है, स्क्रीन को ज़रा सेटल कर देती है। और इसके बाद रो की क्लास आई है, ये इसको भी हम छोड़ देते, इसको उड़ा देते हैं, ज़रूरी नहीं है ये हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे रो आई है, और रो के अंदर फिर एक कॉलम डिफाइन किया गया है। कॉलम कैसे डिफाइन किया गया है, एक डिव की क्लास बनाई गई है। यहाँ से आपको डिव स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा है कि हर चीज़ को डिव के अंदर रख के डिफाइन किया गया ताकि चीज़ें स्मूथ रहें। डिव स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये देख रहे हैं, कॉलम 6, कॉलम स्मॉल 6, ये भी एक, और ये दूसरा फिर आगे एक और डिव के अंदर क्लास लगी है, कॉलम स्मॉल 6। अगर हम इनको चेंज करेंगे तो ये चीज़ें चेंज भी हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल अभी ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं कि स्क्रीन को 2 हिस्सों में तकसीम करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि 12 हिस्सों को 2 में डिवाइड कर दें और इस तरीके से वो तकसीम हो जाएगी। अब हम ज़रा इसको चेंज करके देखते हैं। हम 6 की जगह इसको 9 पे ले जाते हैं। 9 हिस्से पहले तरफ आएंगे और दूसरी तरफ 6 हिस्से आएंगे और 3 हिस्से आएंगे, टोटल 12 बन जाएंगे। तो अब देखिएगा, एक तरफ साइड बड़ी हो जाएगी और एक तरफ साइड छोटी हो जाएगी। टोटल 12 हैं, तो एक साइड को हमने 9 हिस्से दे दिए और दूसरी साइड को 3 हिस्से
तो उस तरीके से ये चेंज हो गया। इसी तरह हम और भी साइजेज चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, 10 और 2 इस तरीके से भी चल सकते हैं। साइज स्क्रीन को कहीं पे भी आप डिफाइन करना चाहें वहीं पे लेके जा सकते हैं। तो 12 हिस्से हैं टोटल, उनको अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं जितने भी हम करना चाहें। हमसे पहले ये 4 और इस तरीके से हम यहाँ पे 8 भी लगा सकते हैं। स्क्रीन कम और छोटी होती रहेगी। यहाँ पे स्मॉल को हम चेंज कर सकते हैं, स्मॉल की जगह हम LG भी यूज कर सकते हैं। ये साइज है, ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद याद हो जाती हैं, बहुत ऑब्वियस हैं, रट्टा लगाने की इनको जरूरत नहीं है। तो ये LG साइज है, स्क्रीन के हिसाब से खुद ही एडजस्ट होगा। अभी हमें कुछ डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन ये स्क्रीन के हिसाब से खुद ही एडजस्ट होगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा मजीद चीज़ों को आगे देखते हैं, फिर उसके बाद हम कंटेनर फ्लड है और 6 ये भी वैसे ही है। चलें इसको भी ज़रा देख लेते हैं, कंटेनर फ्लड हमारे लिए क्या काम करता है। अभी तो हमने कंटेनर की क्लास यूज़ की है। कंटेनर फ्लड उसको वहाँ पे ले गया, बिल्कुल साइड एरिया उसको टच कर रहा है। अलबत्ता कंटेनर ने उसको काफ़ी आगे लेके आई थी, कंटेनर की क्लास। चलें जी, स्मॉल में चलते हैं, 2-4 चीज़ों को मज़ीद देख लेते हैं। इस स्क्रीन को हम देख चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 और 9 में डिवाइड किया हुआ है, 4 8 में डिवाइड किया हुआ है, कुछ भी नई चीज़ नहीं है। अभी हम इसको देख चुके हैं। मीडियम एग्जांपल को देखते हैं ज़रा। ये मीडियम कॉलम्स हैं, हमने स्मॉल और LG कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, अलबत्ता ये मीडियम कॉलम्स हैं। इसको ज़रा एक नज़र, इसको भी अपनी फाइल में डाल के देख लेते हैं इस कोड को, कि ये कोड हमारे लिए क्या काम करेगा। ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। मैंने कहा था कि ये साइजेस जो है ना, ये स्क्रीन के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट होते हैं। साइजेस स्क्रीन के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट होंगे। ग्रिड लार्ज आ जाएगा, इसको भी हम देख चुके हैं, हमने बताया कि स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली सब कुछ एडजस्ट होगा। ये तो कुछ एग्जांपल्स थी। एक ग्रिड की मजीद कुछ कम्प्लेक्स एग्जांपल्स को यहाँ पे देखते हैं। 3 रो वाली एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं कि 3 रोज एंड कॉलम्स कैसे बनेंगे। ये भी ज़रा एक नज़र यहाँ पे फर्स्ट वाली को रहने देते हैं और सेकंड वाली को हम चूज करते हैं। रो की क्लास है और रो में 3 कॉलम्स हैं, या फिर हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं। कंटेनर की क्लास है, कंटेनर के अंदर एक रो ये डिफाइन की गई है ऊपर वाली, और सेकंड रो नीचे डिफाइन की गई है। ऊपर वाली रो के अंदर 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम ये जरा देखिएगा, और ये नीचे सेकंड कॉलम रो के अंदर। और फिर आगे नई रो स्टार्ट होती है और उसमें आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स हैं। 3 दफा कॉलम की वो क्लास को डिफाइन किया गया। 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये देखिएगा नीचे वाला एरिया, क्योंकि उसमें कलर नहीं है, वो कलर नहीं है तो इसलिए वो अलग से दिख रहा है। अगर हम वहाँ पे कलर लगा देंगे तो वो कलर भी उसके अंदर दिखना शुरू हो जाएंगे। ये स्टाइल कलर की क्लास वहाँ पे डाल देंगे तो ये हमारे लिए कलर भी लगा देगी। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, इससे कुछ आपको आइडिया होगा कि कलर जो है वो चेंज मजीद CSS अप्लाई की जा सकती है, और कलर भी हम चेंज कर सकते हैं जैसा भी चाहें।
पिंक है तो एक की जगह ब्लू कर देते हैं, ब्लू, पिंक और येलो। अब जरा देखिएगा नीचे दूसरा कॉलम डिफाइन होगा और उनके कलर, ओहो क्या गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे। जी यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ, सेमी कॉलन मिसिंग है यहाँ पे। जी यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आया और ये आ रहा है तो डबल आ रहा है। ये देखिएगा जी, ये तीन कॉलम्स नीचे डिफाइन हो रहे हैं और हर एक का वो ये 4 वाला है और ये भी 4 और 4, जैसे भी आप डिफाइन करना चाहें। 2 2 लगाएंगे तो ये 5 हो जाएंगे, हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं इनको। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कुछ क्यूरीज हैं तो थोड़ी देर उनको संभाल के रखिएगा, इंशाल्लाह हम उनको आंसर करेंगे। 3, 6 और 3 ये कुछ इस तरह कॉलम, दरमियान वाला कॉलम मीडियोकर कॉलम को बड़ा कर दिया गया है और साइड कॉलम्स को छोटा रहने दिया गया है। तो हम यूं कर सकते हैं इसको, या हमको 3 कर दें और इस एरिया को भी 3 कर दें और दरमियान वाले को 6 कर दें, टोटल 12 हो जाएंगे और बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऊपर वाले को अगर हम कमेंट कर दें तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें नज़र आएगा। ऊपर वाले कॉलम्स को कमेंट कर देते हैं, फिर देखिएगा दरमियान वाला कॉलम बड़ा हो गया और साइड वाले कॉलम वो छोटे दिख रहे हैं आपको, क्योंकि उनका साइज चेंज है। और यहाँ पे हमने इसको 6 नहीं किया इसलिए वहाँ पे 6 दिख रहा है। उम्मीद है ये कॉलम और ग्रिड सिस्टम भी आपको समझ में आ गया होगा। एक कम्प्लेक्स एग्जांपल भी इसकी देखते हैं, अगर हमें कुछ मिल जाए तो हम उसको देख लेते हैं, अदरवाइज मैं आपको अब ये देखना ये है कि इससे जायद कॉलम कैसे बनाए जा सकते हैं। जायद कॉलम कम्प्लेक्स सी एग्जांपल जिसमें जायद कॉलम भी बनाए जाए, वो कैसे बनाए जा सकते हैं। 12 से जायद अगर हम कॉलम बनाना चाहते हैं, वैसे नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहरहाल मालूम तो होना चाहिए उनको कैसे बनाया जा सकता है। तो इसको भी एक नज़र देख लें। यहाँ पे ये समझिएगा, ये एग्जांपल एक नज़र देखते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। काफ़ी आड़ी तिरछी सी एग्जांपल आई है, इसके कलर्स नहीं हैं तो इसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके साथ कलर्स नहीं है। चलें खैर इसको हम छोड़ देते हैं, हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा। अब हम ज़रा समझिएगा ज़रा कि अब हम 12 से जायद कॉलम बनाना चाहें तो वो कैसे बना सकते हैं। देखें जी, ये 4 का एरिया है, 12 में से 4 हिस्से इधर है, 6 हिस्से इधर हैं और 4 हिस्से इधर हैं। अब इन 6 हिस्सों को फर्दर 12 में डिवाइड किया जा सकता है। इधर हम फर्दर एक रो इसकी बनाएं और इसके अंदर रहते हुए 12 हिस्से इसके डिवाइड किए जा सकते हैं। इसको फर्दर 12 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, इस 4 को फर्दर 12 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है और ये जो 4 हैं शुरू वाले, इनको भी 12 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। इनके अंदर एक और रो बनाएं और 6 को 12 में डिवाइड कर लें और जैसा भी आप करना चाहें इस तरीके से ये कम्प्लेक्स होता चला जाएगा और आपको 12 से ज़ायद कॉलम्स बनाने हैं तो वो भी आपके बन जाएंगे। दोबारा मैं बोलता हूँ कि कैसे होंगे। ये 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स में से पहले कॉलम जो 4 की विड्थ का है, दूसरा 6 है और तीसरा कॉलम में 4 के विड्थ आ रही है। तो अब हर कॉलम को फर्दर 12 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। इनके अंदर रहते हुए एक रो डिफाइन करें और फिर इसके अंदर उसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दें। जैसे भी ये कॉलम, यही कॉलम आएगा और यही फिर एसएम और ये जितने इसके अंदर फिर डालना चाहेंगे कॉलम्स और डिव लगा के आप डालते चले जाएंगे और वो होता चला जाएगा। जैसे मुझे कोई एग्जांपल इसकी मिलती है तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ।
अच्छा जी, अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है, कॉलम्स एंड रोज कैसे बनाई जा सकती हैं। मैंने बताया था कि आप फॉर्म्स को ज़रा खुद ही देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा, लेकिन हम एक नज़र फॉर्म को खुद भी देख लेते हैं कि फॉर्म क्या, फॉर्म ज़रा अहम है। तो बूटस्ट्रैप के जरिए ज़रा ज़रूरी है कि आप लोग ये फॉर्म बूटस्ट्रैप के जरिए से बनाएं। तो मैं फॉर्म उठाता हूं और आपको ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश और कैसे बूटस्ट्रैप तो उम्दा और अच्छे फॉर्म बना देती है हमारे लिए। चंद सीधा फॉर्म की काम बहुत उम्दा और अच्छा बन जाता है बूटस्ट्रैप के अंदर ही। देखेंगे जी, ये पूरा फॉर्म पूरी के पूरी विथ पे स्क्रीन के अंदर स्ट्रेच हुआ हुआ फॉर्म है। अगर हम इसके ऊपर कंटेनर की क्लास लगाएं, ये हमारे लिए कुछ बेहतर इसको उठा के नीचे ले जाएं, लगा दें कंटेनर, तो कदरे बेहतर फॉर्म आ जाएगा। और अब देखिए कंटेनर की क्लास तो हम पहले से ही इसको बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अब जरा फॉर्म की क्लासेस को जरा मैं रिपीट, एक क्लास आ रही है फॉर्म ग्रुप के, फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ इनपुट साइजेस का एक ग्रुप होगा, वो आ रहा है। तो यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं। फॉर्म ग्रुप आ रहा है, हर इनपुट और लेबल के लिए को रैप किया गया फॉर्म ग्रुप की क्लास के अंदर। मोस्टली ऐसा ही होता है। ये देखिए एक इनपुट थोड़ा सा आपके लिए जरा अच्छा कर लूँ तो आपको नजर आए अच्छे तरीके से। ये एक ग्रुप, फॉर्म ग्रुप जी, फॉर्म ग्रुप मैं दोबारा बोल देता हूँ। फॉर्म ग्रुप से क्या इशू है आपके पास, मैं उसको दोबारा बोल देता हूँ। बस एक मिनट में इसको एडजस्ट कर लूँ। फॉर्म ग्रुप से चलें जी, दोबारा देखते हैं फॉर्म ग्रुप। मैंने बताया कि दो क्लासेस यहाँ पे यूज होती हैं, फॉर्म ग्रुप की, फॉर्म कंट्रोल की। फॉर्म कंट्रोल के ऊपर आती है इनपुट फील्ड। ये देखिए फॉर्म ग्रुप की क्लास लेबल और इसको इनपुट फील्ड को
क्योंकि रो ने डिवाइडर किया हुआ है, तो दोनों की रो अलग है, क्योंकि यहाँ डिवाइड की हुई है रो की क्लास। कंटेनर की क्लास है और उसके ऊपर रो की क्लास नहीं है अभी, और की क्लास यहाँ पे नहीं है, और PWD, हाँ यहाँ पे ये PWD आ रहा है। चलें खैर, अब एक रो की क्लास भी होनी चाहिए थी। फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म ग्रुप को हम वापस ले आए हैं और ये दोनों वापस आ चुके हैं। उम्मीद है ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल। अभी तो आवाज आ रही है मेरे ख्याल आपको, जरा बताइएगा, आवाज नहीं आ रही? मेरा माइक चल रहा है? हेलो, चलें ठीक है, शुक्रिया। चलें जी, अब दो चीजें बतानी थी मैंने, वो बता दी आपको, फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल। उम्मीद है ये चीजें भी आपके लिए क्लियर हो गई होंगी, और इसमें बाकी और कोई चीजें नहीं है। ड्रॉप डाउन, कोलैप्स, ये बाकी सारी चीजें आपने ही देखनी थी, आप देख लीजिएगा इनको। मीडिया ऑब्जेक्ट हैं, कैरोसल हैं, मॉडल्स हैं। मॉडल्स को जरा देखिएगा, पॉपअप अच्छा बनाना आपको आ जाएगा। टूल टिप्स और पॉप ओवर, ये पॉप ओवर भी शायद उसी के लिए यूज होता है, अलर्ट बॉक्स के लिए। फिल्टर्स हैं। आपसे गुजारिश है कि ये सारी जितने भी मैंने बताया था कि यहाँ से ये साइड एरिया से जितनी भी ये मेन्यूज आप नज़र आ रहे हैं, आपको एक नज़र इनको क्लिक करके देखते रहिएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से इनको समझ सकें और आपको नज़र आ जाएंगे कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे बूटस्ट्रैप में पाई जाती हैं और उनका क्या पर्पस होता है। तो एक नज़र उनको देख लें तो आपको समझ में आ जाएंगी ये सारी की सारी। अच्छा जी, अब जरा जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने लगे हैं ना, ये बहुत अहम है, जरा तवज्जो से इसको सुनिएगा। ये बूटस्ट्रैप की और ख़ास तौर पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उन लोगों के लिए है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट या HTML जो समझ रहे हैं कि हमें HTML, CSS, बूटस्ट्रैप बहुत ज़्यादा नहीं आई या मज़ीद हमें सीखना चाहिए, तो अब ज़रा समझिएगा कि हम बूटस्ट्रैप और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ज़रा कम टाइम क्यों लगा रहे हैं और हम ज़्यादा फोकस PHP और वर्डप्रेस पे क्यों करेंगे। तो उसकी एक वजह समझ लें। हमने बताया था कि हम फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे, बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, फ्रंट एंड पे हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होगा। फ्रंट एंड हम इतनी सीखेंगे जितनी ज़रूरत है। तो आज के बाद हम यूँ करेंगे, या आज से हम ये समझिएगा कि हम इस तरफ जाएंगे कि हमें HTML लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, इवन के बूटस्ट्रैप की क्लासेस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। HTML, CSS या डिज़ाइन सारा का सारा वो हमें बना बनाया मिलेगा। हमारा काम ये होगा कि उन सब को लेके बैकएंड डेवलप करना, एक बहुत अच्छा और उम्दा किस्म का सॉफ्टवेयर बना देना। फ्रंट एंड पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बैक एंड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब ये देखना ये है कि फ्रंट एंड कहाँ से आएगा। HTML, CSS, बहुत उम्दा और आला किस्म की HTML, CSS हमें कैसे मिलेगी, तो ये ज़रा देखिएगा। हमें CSS, HTML लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो हमने कहा था कि बूटस्ट्रैप के अंदर बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाती है, बहुत उम्दा और आला दर्जे के डिज़ाइन हमारे लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट करती है। तो CSS के अंदर आपने अभी तक जो देखा होगा वो ये चीज़ तो अहम देखी होगी कि CSS में स्ट्रक्चर बनाना सबसे अहम और मुश्किल काम होता है। अगर आप स्ट्रक्चर बहुत उम्दा तरीके से बना लें CSS का, तो वेबसाइट सारी की सारी उसके ऊपर जो बनती है वो बहुत उम्दा और बनती है और रिस्पॉन्सिव बनती है, उसमें किसी तरह का कोई फ्लॉ नहीं आता। तो सबसे ज़्यादा जो महारत दरकार होती है वो स्ट्रक्चर बनाने पे आती है।
फिर उसके बाद बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बनती चली जाती हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। बहुत सारे लोगों ने वो उनसे बूटस्ट्रैप में फेसबुक वाली जो असाइनमेंट है वो उनसे हो पाई, बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाई, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्सिव नहीं हो पा रही होगी। तो बहुत सारी चीज़ें इधर प्रॉब्लम्स आएंगी। उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है रिस्पॉन्सिव ना होने की वजह से, रिस्पॉन्सिव ना होना उसका सिर्फ इस वजह से होता है कि अच्छे तरीके से उसका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हो पाता। स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हो पाता तो वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। तो ये देखिएगा, ये कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। हम स्ट्रक्चर यहाँ से कॉपी करेंगे और बाकी कलर्स उसमें डाल लेंगे। तो ये देखिएगा 4-5 स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास है, आपके सामने। हम जरा इनको 1 बाय 1 देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, पहला वाला कॉलम और ये सेकंड कॉलम। पहला वाला कॉलम इसमें ये साइड बार की तरह दिख रहा है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिसमें एक बड़ी सी साइड बार लेफ्ट साइड पे आती है और साथ में बॉडी एरिया होता है। तो ये देखें, एक साइड बार आ रही है और बॉडी एरिया आ रहा है और नीचे फुटर नजर आ रहा है। तो इसको लेके फिर आगे फर्दर आपकी कॉलम, आपकी वेबसाइट अगर 2 कॉलम्स पे 2 कॉलम्स की तरह है तो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ से कॉपी करेंगे, ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करें, सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा कोड यहाँ से उठाएं और आपको ये 2 पोर्शन वाला एरिया मिल जाएगा। ये जरा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये 2 पोर्शन है, ये देखें जी। ये एक साइड बार यहाँ पे नजर आ रही है इस तरफ, यहाँ पे और भी चीजें हैं, यहाँ पे आप मेन्यूज भी डाल सकते हैं, सर्च बार, जो कुछ भी आपने डालना है यहाँ पे डालते चले जाएं। और ये मेन बॉडी एरिया है और उधर जो कुछ भी आपने ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड करते चले जाएं। तो कॉलम्स 2 हैं वेबसाइट के। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल है। नीचे एक फुटर नजर आ रहा है ये रेड ब्लैक कलर में। तो ये कोड उठाएं और अपने पास यूज करें। ये ऊपर कोड भी इसका पड़ा हुआ है और इधर से आगे अपनी वेबसाइट को, अपने कोड को स्ट्रक्चर यहाँ से कॉपी कर लें और बाकी चीजें खुद से डिफाइन कर लें। अगर आप समझते हैं कि आपको एक नैव बार भी चाहिए, एक बड़ा सा हेडर भी चाहिए और फुटर भी चाहिए और दरमियान में कुछ बॉक्सेस चाहिए, तो कुछ मिलता जुलता ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ से मिलेगा। बॉक्सेस नहीं चाहिए तो यहाँ से उनको डिलीट कर दीजिएगा और दरमियान में जो कुछ भी आप डालना चाहें, बॉक्सेस कम ज़्यादा करने चाहें, बॉडी एरिया इसका बनाना चाहें, कुछ भी ये डिलीट कर देंगे, बाकी सारा का सारा बॉडी एरिया हो जाएगा। तो नैव बार और जंबोट्रॉन चाहिए तो इस वाले स्ट्रक्चर को कॉपी कर लें। 3 कॉलम्स चाहिए, लेफ्ट बार, साइड बार और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बार्स नजर आनी चाहिए, दरमियान में बॉडी एरिया, ऊपर नैव बार आनी चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये भी एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है कि राइट बार और लेफ्ट बार में कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं और ये हेडर, एक छोटा सा हेडर भी मिडल में मौजूद है। ऊपर नैव बार है, दरमियान में हेडर है और नीचे भी कुछ बॉक्सेस हैं, फुटर भी है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप अगर जो डिजायर डिजाइन है आपका, उस डिजाइन को जरा देखें और देखें कि वो किस लेआउट को फॉलो कर रहा है। तो इनमें से वो किसी ना किसी एक लेआउट को फॉलो कर रहा होगा, उसके करीब करीब होगा। तो जिसके वो करीब करीब है वो स्ट्रक्चर यहाँ से उठा लें और उसको यूज करना शुरू कर दें। ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है, कैरोसेल है, नेव बार है और फुटर है और दरमियान में कुछ बॉडी एरिया है। इसी तरह ये भी कुछ मौजूद है यहाँ पे। नेव बार नीचे है, जंबोट्रॉन ऊपर है और फुटर भी मौजूद है। यहाँ पे फुटर बड़ी सी नेव बार है और साइड एरिया में कुछ चीज़ें मौजूद हैं। तो आप अपने डिजाइन डिज़ाइन को देखें, चाहे क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया या आप जो भी बनाना चाहते हैं। क्लाइंट ने एक सैंपल दिया है कि ये वेबसाइट है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, आप इसी को कॉपी कर लें, मिलता जुलता डिज़ाइन बना लें। तो वो किसी एक से मुमासलत खाएगा, वो किसी एक से मिलता जुलता होगा। इनमें से किसी स्ट्रक्चर में वो किसी एक को फॉलो कर रहा होगा। जिसको फॉलो कर रहा होगा उसको उठा लें, बाकी मॉडिफिकेशन आप करना शुरू कर दें। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई कि स्ट्रक्चर यहाँ से डिफाइन हो जाएगा और बाकी काम आगे किए जा सकेंगे। इतनी HTML और CSS सीख ली है कि बाकी आप काम कर सकें। अगर आप बाकी काम भी नहीं करना चाहते तो ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि बाकी काम भी आप ना करें। पूरा का पूरा डिज़ाइन जो क्लाइंट के डिज़ाइन से मैच करता है वो भी आप ढूंढ सकते हैं। बस आपकी ज़रा सर्चिंग स्किल्स ज़रा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अलबत्ता यहाँ पे कुछ डिज़ाइन दिए भी गए हैं, बहुत अहम है। आप उन्हीं में से कॉपी करें, उन्हीं डिज़ाइंस को कॉपी करें और उनको फिर चेंज करना शुरू कर दें।
इतनी HTML CSS आपने सीख ली है कि आप चेंज कर सकें। तो ये देखें बहुत उम्दा और अच्छा किस्म का डिज़ाइन है। ऊपर ये नेविगेशन बार है, दरमियान में हेडर आ रहा है, फिर नीचे कुछ बॉडी एरिया है और ये कुछ ग्रिड्स बनाए गए हैं। यहाँ पे आप सर्विसेज बता सकते हैं अपनी, और भी जो भी आप इसका यूज़ करना चाहें। और नीचे ये फुटर है। ये डिज़ाइन को कॉपी करें, बहुत उम्दा और अच्छे किस्म की रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनी हुई है, डिज़ाइन बना हुआ है। इसी को कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट बनाना शुरू कर दें, आगे बैक एंड डेवलपमेंट करना शुरू कर दें। फुल पेज का कोड यहाँ से मिल जाएगा और आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक और डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद है, थीम बूटस्ट्रैप थीम का। यहीं से ये सारे खुल रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं। मैंने ये ऊपर नैव बार है, नैव बार हेडर के साथ मिक्स हुई पड़ी है, सेम कलर में है लेकिन वो अलग है। लोगो यहाँ पे उठा के किसी का डाल लें और हेडर में ये चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। नीचे बॉडी एरिया है और बॉडी एरिया में बहुत ये देखें कुछ इफ़ेक्ट्स भी JS के मौजूद हैं। अब डालना चाहें तो ये इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ पे ये वो है, स्लाइडर भी मौजूद है। स्लाइडर को ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, इस एरिया को टॉप पे ले जाया जा सकता है, बॉटम पे भी ले जाया जा सकता है। ये बॉक्सेस बने हुए हैं कुछ इस सेंस में कि यहाँ पे प्राइसिंग डिफाइल की जा सकती है। कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भी बना हुआ है और ये नीचे फुटर है बड़ा सा। तो ये डिज़ाइन आपको बहुत अच्छा उम्दा सूट कर रहा है, तो ये उठाएं और इसमें कलर कम्बिनेशन चेंज करें और लोगों को यही उठा के दे दें। बहुत उम्दा और रिस्पॉन्सिव किस्म के बूटस्ट्रैप में बनी हुई चीज़ें हैं। कलर आप चेंज कर सकते हैं, आपको इतनी CSS आती है कि कलर आप चेंज कर सकें। एक चीज़ में एक ग्रिड को नीचे करना चाहें तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। CSS खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है, HTML खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बने पड़े हैं, आप उन्हीं में से कुछ उठाएं अपनी हेडर के अंदर स्लाइडर। तो उम्मीद है ये डिज़ाइन भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, डिज़ाइन खुद से बने पड़े हैं पहले से, उन्हीं में से कोई एक यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। आपको इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा तो अब आप गूगल पे आ जाएं, आप बहुत अच्छा और उम्दा गूगल से भी ढूंढ सकते हैं। अब हम ज़रा सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप HTML टेम्पलेट्स, और साथ में अगर आप फ्री का कीवर्ड भी लगाना चाहें तो ठीक है, लगा लें, आपको फ्री वाले भी मिल जाएंगे। और फ्री लगा लें ताकि फ्री वाले ही हमें मिले, हम पेड वालों को ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहे आप अभी। तो ये देखें जी, फ्री बूटस्ट्रैप थीम्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, इन्हीं को डाउनलोड करेंगे और इन्हीं से अपनी हमारी सारी की सारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। क्लाइंट को इधर से ही कुछ ना कुछ शिप किया जा सकता है। ये देखिएगा जी, ये सारे बूटस्ट्रैप के डिज़ाइन हैं, कोई भी इनमें से उम्दा सा आप यूज़ करें। नीचे डाउनलोड का बटन भी आ रहा है, प्रीव्यू का बटन भी आ रहा है, और आप ये फ्री वाले टेम्पलेट्स यूज़ करें और क्लाइंट को आपको HTML खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है, CSS खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लाइंट का कोई रिक्वायर्ड डिज़ाइन है तो उस सूरत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? आप उस डिज़ाइन का एनालिसिस करते हैं, उस डिज़ाइन का एनालिसिस करने के बाद दो में से एक काम होगा, या तो आप बूटस्ट्रैप के थीम्स में जाते हैं और यहाँ पे ग्रिड सिस्टम में जो स्ट्रक्चर मौजूद है, इधर स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर उठाते हैं और बाकी कलर खुद डालना शुरू कर देते हैं। बहुत क्रिएटिव वर्क होगा आपका कि आपने खुद से डिज़ाइन किया, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक काम आपके ये भी कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ से उठाएं और उसमें खुद से रंग भर लें और जो चीज़ें मॉडिफाई करनी है वो कर लें। और दूसरा तरीकाकार ये है कि उस डिज़ाइन को लेके यहाँ पे ढूंढना शुरू कर दें कि उस जैसा सिमिलर डिज़ाइन कौन सा है। कलर कम्बिनेशन चेंज हो सकते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं उससे मिलती जुलती कौन सी हैं। तो अगर आप घंटे 2 घंटे लगाएंगे तो आपको मिलता जुलता डिज़ाइन यहाँ से मिल जाएगा और उसी डिज़ाइन को आप डाउनलोड करें और थोड़ा सा एडजस्ट करें। इतनी HTML CSS आपने सीख ली है कि थोड़ा सा एडजस्ट उसको किया जा सके और आपको मज़ीद कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी HTML और CSS के सेंस में। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
हम अभी एक डिज़ाइन को डाउनलोड भी करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। अभी तो मैंने एक साइट को खोला, बाकी साइट्स में भी बहुत उम्दा और अच्छे किस्म के डिज़ाइन मौजूद हैं। किसी एक डिज़ाइन को अभी खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि वो क्या है। ये स्टेट एजेंसी को लेके एक डिज़ाइन उन्होंने बनाया हुआ है, ई स्टार्टअप को लेके एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। कोई भी जो भी आप देखना चाहें उसको देख लें। मैं इसको प्रीव्यू ओपन करता हूँ और आपको नज़र आएगा ये साइड में। इतनी देर में ये खुलता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे कुछ और भी डिज़ाइन मौजूद हैं। सर्च इंजन है तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपके लिए लेके आएगा जिसमें बहुत उम्दा किस्म के डिज़ाइन मौजूद होंगे। ये देखिएगा, ये उसका प्रीव्यू है और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। ये एक और वेबसाइट है, उसमें भी ये डिज़ाइन खुलते चले जा रहे हैं। नीचे डाउनलोड बटन्स भी हैं और डेमो भी आप देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है और आपका डिज़ाइन भी मिल जाएगा, एग्जैक्टली मिल जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अभी तक तो ये बात हुई, हमने HTML पढ़ी, CSS पढ़ी, बूटस्ट्रैप पढ़ी और JS को थोड़ा सा वक्त नहीं दे पाए हम। तो उम्मीद है कि हम एक आध दिन में JS को भी फोकस कर लेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है और jQuery क्या होती है, हम उसको भी देख लेंगे। लेकिन अभी तक हम ये पढ़ पाए कि HTML CSS हमें लिखनी भी आती है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस थोड़ी बहुत एडिट करेंगे। बाकी काम लोगों ने हमारे लिए करके रखा हुआ, ओपन सोर्स फ्री काम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उसी को यूटिलाइज़ करें और आगे आप काम करना शुरू कर दें। तो आज का टास्क ये होगा कि आप में से हर एक इसी तरह बूटस्ट्रैप का बहुत उम्दा सा कोई भी जो भी अच्छा थीम उसको लगे, टेम्पलेट लगे, उसको डाउनलोड करेगा और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेगा, कुछ चेंजेस आप करेंगे। HTML के अंदर जो बूटस्ट्रैप जो आपको दिख रही है यहाँ पे, उसके अंदर आप कुछ चेंजेस करेंगे, जो भी आप मुनासिब समझें उसको कर लीजिएगा। कलर चेंज कर लीजिएगा, ग्रिड सिस्टम चेंज कर लीजिएगा, वो राइट लेफ्ट में जो साइड बार्स हैं उनको राइट लेफ्ट कर लीजिएगा, कुछ भी ऐसा। तो आज के टास्क उम्मीद है मैं क्लियर कर पाया कि आप लोग अपनी एक थीम डाउनलोड करेंगे और थीम को डाउनलोड करने के बाद फिर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। अभी हम QA सेशन स्टार्ट करते हैं और आपकी क्यूरीज को मैं आंसर करता हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक बात को और पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैं ज़रा कल कुछ लोगों के पास वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, तो अगर वो नहीं हुआ तो हम उसमें आपको हेल्प करेंगे कि वर्डप्रेस में क्या इशू आए हैं, तो उनको ज़रा देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये एक छोटी सी स्लाइड है, इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कल हमने जो स्लाइड देखी थी उसी को कंप्लीट करते हैं आज। हमने क्लाइंट और सर्वर को कुछ पढ़ा था, तो कुछ चीज़ों लोगों की उम्मीद है कन्फ्यूजन होंगी, लेकिन कन्फ्यूजन स्लोली दूर हो जाएगी जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। HTTP प्रोटोकॉल के बारे में हमने पढ़ा था। HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है? रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस का नाम है। रिक्वेस्ट जनरेट होती है और रिस्पांस आता है। HTTP प्रोटोकॉल बेसिकली यही काम करता है, दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, दूसरा रिस्पांस जनरेट करता है। और रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस ये सारा कुछ ना HTML में होता है। ब्राउज़र HTML को देखता है और ब्राउज़र को जो रिस्पांस आता है वो HTML में आता है। जब रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है वो भी ब्राउज़र के थ्रू की जाती है और ब्राउज़र को
HTML ही समझ में आती है और कुछ नहीं आता। ये कल हमने ये स्लाइड बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में देखी थी कि वेब एक रिक्वेस्ट कैसे जनरेट होती है और क्या क्या फेजेस हैं उसके, कहाँ कहाँ से वो गुजर के वेब सर्वर तक पहुंची है और वेब सर्वर उसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। फिर वेब सर्वर पे हमने देखा था, ये स्लाइड ज़रा थोड़े से मज़ीद देख लेते हैं। अब हम चूँकि PHP पढ़ने जा रहे हैं तो इसलिए वेब सर्वर, ये क्लाइंट है, हमारा कंप्यूटर है, यहाँ से URL हमने इंटर किया, URL google.com। आपको मालूम है कि google.com बेसिकली कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, ये इंसानों को समझ में आता है। google.com जो हम ब्राउज़र में लिखेंगे या facebook.com ब्राउज़र में लिखेंगे, ये इंसानों के समझने के लिए, कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता। कंप्यूटर सबसे पहले ये करता है कि जो भी URL में लिखा जाता है उसको लेके वो IP लुकअप सर्वर होता है एक, उसकी तरफ भागता है। सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है IP लुकअप सर्वर, उसके ऊपर जाती है। वो वहाँ पे जाके google.com के अगेंस्ट देखता है कि IP क्या पड़ा हुआ है, 192.168 समथिंग लाइक होता है वो कुछ। तो वो IP उसको लुकअप सर्वर में मिल जाता है, वहाँ से वो IP उठाता है। कंप्यूटर को वो IP समझ में आता है, वो डेस्टिनेशन होता है उसका। उसके बाद IP को लेके वो भागना शुरू हो जाता है वेब सर्वर तक, उसको IP से वेब सर्वर मिल जाता है, वेब सर्वर पे जाता है और वेब सर्वर के ऊपर PHP या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल्ड होती है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वेब सर्वर, वो सारी की सारी रिक्वेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हैंड ओवर करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये करती है कि उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद अगर वो ज़रूरी समझती है कि उसको मालूम है कि कुछ डेटा मुझे चाहिए, तो वो डेटाबेस से कांटेक्ट करती है और डेटाबेस उसको डेटा प्रोवाइड करता है। अगर वो समझती है कि मुझे कुछ डिस्क से, हार्ड ड्राइव से कुछ उठाना है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हार्ड ड्राइव से कांटेक्ट करती है और वहाँ से कुछ उठाती है और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको जमा करती है, पेज को रिटर्न करती है, वेब सर्वर को देती है और सर्वर आगे रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है कंप्यूटर को। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है, सारी की सारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है, सारी डिसीजन मेकिंग यहाँ से होती है प्रोग्रामिंग। इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पढ़ेंगे तो हमारी सूरत में वो PHP होगी। तीन चीज़ों का कम्बिनेशन हमने कहा था हम पढ़ेंगे, PHP और MySQL। HTML को तो बहरहाल हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, हमने पढ़ लिया और देख लिया उसको। अब हम PHP और MySQL को पढ़ेंगे और साथ में वर्डप्रेस को पढ़ेंगे। तो अभी 1-2 दिन में हम PHP को स्टार्ट करेंगे और फिर PHP जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद हम MySQL को देखेंगे और देन फिर हम वर्डप्रेस पे मूव हो जाएंगे। ये कुछ इनके फ़ज़ाइल यहाँ पे बताए गए हैं कि HTML5 के क्या बेनिफिट्स हैं। PHP की एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है, हम इसको जब PHP स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाएंगे। डेटाबेस हम ज़्यादा इस पर बात नहीं की अभी और अभी भी ज़्यादा नहीं करेंगे इसको। इसके ऊपर बात हम जब डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे वह भी पढ़ेंगे। हमने अभी तक ये पढ़ा डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस एक टूल है, सारे के सारे डेटा को स्टोर करता है। डेटा सारा का सारा डेटाबेस में स्टोर होता है। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनुअली डेटा स्टोर करने के मैकेनिज्म होते हैं। हम रजिस्टर्स में, कॉपियों के अंदर डेटा, फाइल्स के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है और जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में उन रजिस्टर्स की, उन कॉपीज़ की और उन फाइल्स का मुतबादिल डेटाबेस आता है। फाइल डेटा खुद नहीं मिलता हमें, हम 1 बाय 1 फाइल को ढूंढना शुरू करते हैं। फाइल्स को रखने का मसला होता है, फाइल ख़राब हो जाती हैं और ढूंढना सबसे बड़ा इशू होता है। समटाइम हफ्ता महीना एक फ़ाइल को ढूंढने में, रिक्वायर्ड डेटा ढूंढने में, सर्च करने में लग जाता है अगर डेटा को, फाइल सिस्टम को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज ना किया गया हो। लेकिन डेटाबेस में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती।
डेटा ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता है, ऑटोमेटिकली सर्च होता है, विद इन ए सेकेंड सारे काम हो जाते हैं, स्टोर भी हो जाता है और सर्च भी हो जाता है, आपको कहीं जाके चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। कल हमने ये कुछ इसकी आउटपुट भी देखी थी, डेटाबेस एडमिन पैनल की, हमने उसमें एक डेटाबेस क्रिएट भी किया था। अच्छा जी, ये अपाची सर्वर है, जरा इसको जरा देख लें, अपाची सर्वर हमारे लिए क्या काम करता है। हमने कहा था कि सर्वर क्या चीज होती है। हमने कहा था सर्वर एक मशीन होती है जिसके ऊपर कुछ डेटा पड़ा होता है और वो डेटा दूसरे कंप्यूटर के साथ वो शेयर कर रही होती है। अब जरा देखिएगा कि एक कंप्यूटर सर्वर कैसे बनता है, सर्वर इटसेल्फ होता क्या है। तो ये बात समझिएगा कि सर्वर भी ना एक कोड होता है, पीस ऑफ कोड होता है। वो कोड जिस मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है वो मशीन सर्वर बन जाती है। जरा दोबारा मैं बोलता हूं, जरा समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। सर्वर क्या चीज है? सर्वर एक कोड है, वो कोड जिस मशीन पे इंस्टॉल कर दिया जाता है वो मशीन सर्वर बन जाती है। तो हम मार्केट से कोई भी मशीन खरीद लें, कोई भी कंप्यूटर खरीद लें, उस कंप्यूटर को हम सर्वर बना सकते हैं अगर सर्वर का वो कोड उसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो मशीन सर्वर बन जाएगी। तो अगर हम कोई बहुत सुपर किस्म का कंप्यूटर बनाते हैं और उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जाहिर है कंप्यूटर बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं होता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद अगर उसके ऊपर सर्वर का कोड इंस्टॉल कर दिया जाए, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए, सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए, तो वो सुपर कंप्यूटर सर्वर बन जाता है। अगर वो इंस्टॉल ना किया जाए तो वो सुपर कंप्यूटर भी सर्वर नहीं रहता, सर्वर नहीं बनता। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि सर्वर क्या चीज होती है। सर्वर एक पीस ऑफ कोड है जो किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो कंप्यूटर सर्वर की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। अब जरा समझिएगा अपाची क्या चीज है। अपाची वो उस सॉफ्टवेयर का नाम है जो सर्वर का काम करता है। ये कोड है, कोड किसी ने लिखा, लिखने के बाद उसको नाम दे दिया कि ये सर्वर का कोड है और इसको अपाची कहते हैं। तो मुख्तलिफ कोड्स लोगों ने लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर हैं, उनमें से एक सर्वर सॉफ्टवेयर अपाची है। तो हमने जो जैम्प और वैम्प अपने पास इंस्टॉल की हैं उसमें चंद चीज़ें हैं, उनमें से एक अपाची है, दूसरा MySQL सर्वर है, हम इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे MySQL सर्वर क्या होता है, और तीसरी चीज़ इसमें PHP है, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब जैम्प और वैम्प जिन लोगों ने इंस्टॉल किए हैं, तीन चीज़ों का ये कम्बिनेशन है अपाची सर्वर। इसमें अपाची सॉफ्टवेयर मौजूद है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP मौजूद है और MySQL मौजूद है। तो उम्मीद है अपाची अब आपको समझ में आ गया कि अपाची एक सॉफ्टवेयर है जो सर्वर सॉफ्टवेयर है। जिस भी कंप्यूटर पे ये अपाची इंस्टॉल कर दिया जाए वो सर्वर की तरह एक्ट करता है। अपाची के कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, अभी हम उन पर बात नहीं करते। अपाची ओपन सोर्स है। अपाची के अलावा भी और भी बहुत सारे सर्वर सॉफ्टवेयर्स हैं। कल एक स्टूडेंट ने इंजन-एक्स की बात की थी, बड़ा लेटेस्ट सर्वर है इंजन-एक्स, मॉडर्न सर्वर्स के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है। अब अपाची को ज़रा कम यूज़ किया जाता है, उसकी जगह इंजन-एक्स बहुत तेज़ी से मार्केट में इन हो रहा है। मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा इंजन-एक्स ने ले लिया। इंजन-एक्स एक सर्वर सॉफ्टवेयर है। इस तरह अगर आपने जावा पढ़ी है तो जावा पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने जावा पढ़ी है तो वो उन्होंने टॉम कैट का नाम सुना होगा। टॉम कैट भी एक सर्वर है जो जावा टेक्नोलॉजीज को फैसिलिटेट करता है। जिन लोगों ने .NET पढ़ी होगी तो .NET के लिए वेब सर्वर एक मौजूद है, IIS उसको बोलते हैं, IIS एक्सप्रेस और IIS ये दोनों सर्वर अलग अलग हैं। डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, एक प्रोडक्शन सर्वर के लिए यूज़ होता है। तो वेब सर्वर कोड्स बहुत ज़्यादा लोगों ने लिखे हुए हैं और हर एक ने अपने कोड को लिखने के बाद अपना नाम दिया। माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्वर्स हैं वो IIS कहलाते हैं या IIS एक्सप्रेस बोलते हैं उनको।
और जावा टॉमकैट के साथ मोस्टली चल रही होती है। PHP और इस तरह के बहुत सारे लैंग्वेज जो हैं वो अपाची और इंजन एक्स जैसे सर्वर्स के साथ यूज़ हो रही होती हैं। बहरहाल हम तो अपाची को पढ़ेंगे, अपाची के साथ पढ़ेंगे भी नहीं बल्कि अपाची के साथ काम करेंगे। ओपन सोर्स हमने इस पर कुछ बात की थी। ओपन सोर्स क्या होता है? तमाम वो चीज़ें होती हैं जो लोगों को फ्री इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई होती है। तो हमने अब PHP के बारे में पढ़ा था कि ये ओपन सोर्स है, फ्री है, कोई इसको ऑन नहीं करता है, कम्युनिटी ऑन करती है, तो इसलिए लोग इसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हैं। इसी तरह अपाची सर्वर भी ओपन सोर्स है, फ्री है, और ये लोग ये चीज़ें ज़्यादातर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलती हैं, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी फ्री है, ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स अभी हम जो HTML टेम्पलेट्स बड़े देख रहे थे, फ्रीली अवेलेबल थे, ये भी ओपन सोर्स हैं। लोगों ने काम किया, काम करने के बाद उसने कहा कि मेरे ज़रूरत तो पूरी हो गई, मैंने एक बहुत अच्छा और उम्दा डिज़ाइन बनाया, चले ये लोगों को फ्री में दे देता हूँ, लोग इसको फ्री में यूज़ करेंगे और मेरे लिए गुडविल का काम करेगा, शायद आखिरत में उनका ख्याल होगा कि सवाब भी मिलता है। ज़ाहिर है कोई आप किसी की हाजत पूरी करेंगे तो कुछ ना कुछ सवाब भी मिलेगा, और कुछ आपका पोर्टफोलियो बनता है। जब किसी का आप डिज़ाइन यूज़ करते हैं तो लामहला ये तकदो भी रहती है कि अच्छे और उम्दा डेवलपर देखते हैं कि ये काम किसने किया हुआ है, तो कोड में कहीं ना कहीं उसको करने वाले का नाम भी आ जाता है उसको, और फिर उनके प्रोफाइल्स को भी विजिट कर लिया जाता है। इस तरह उनको उनकी गुडविल भी बेहतर होती है। चलें जी, ये कुछ चीज़ें थी, हमने स्लाइड्स थी, बेसिक थी, हमने इनको कवर नहीं किया था, तो आज इनको भी कवर कर लिया। अब हम QA सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ लिंक को शेयर करता हूँ, तो अपनी क्यूरीज को मुझे बताइएगा। जिन लोगों का वर्डप्रेस का इशू है, वर्डप्रेस उनसे इंस्टॉल नहीं हुआ, तो वो वर्डप्रेस की इश्यूज़ बताइएगा, और इसके अलावा कुछ जो भी क्यूरीज हों आपकी वो मुझे बता सकते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर से मुतालिक हों, कल की असाइनमेंट से मुतालिक हों जो आपसे नहीं हो पाई। जी जी, अब आप लाइव आ सकते हैं और अपनी क्यूरीज को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन शेयर करके मुझे बता सकते हैं। जी अमानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरे दो क्वेश्चन है। एक जो हमने आज डिव काम किया है हमने, यानी कि हमने वर्टिकली उसको डिवाइड किया है। मैं चाहता हूँ आप उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है, वर्टिकल डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक हिस्सा ऊपर इस तरह हो, हमारा जो पेज होगा यानी कि एक हिस्सा ऊपर हो एक हिस्सा नीचे हो, इस तरह डिवाइड कर सकते हैं? समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वर्टिकली किस चीज को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं आप? सर जो हमने पेज आज हमने बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ा है, जब हम रो लेते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में, या हम कितने हिस्सों में कॉलम को डिवाइड करना चाहते हैं, तो वो तो हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाता है ना जब हम रो लिखते हैं, इसी तरह है ना सर? तो मैं चाहता हूँ कि हम उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वर्टिकली डिवाइड करना चाहते हैं ना आप? जी जी हाँ, तो बस आप जितनी दफ़ा उसको जितनी उसके हिस्से बनाना चाहते हैं उतनी दफ़ा रो की क्लास यूज़ करें, वो उतने वर्टिकली उसको डिवाइड कर देगा। रोज जो है वो वर्टिकली डिवीजन के लिए होती है। ठीक हो गया सर। सही जी, जब आप रो एक डिफाइन करते हैं ना तो वो वर्टिकली डिवाइन होना शुरू हो जाती है। जी सर ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम बाज़ औक़ात ये बूटस्ट्रैप ऑनलाइन हम ये इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं,
जिस तरह ये मैंने इसको कमिट में डाल दिया, लेकिन मैंने वो फोल्डर में डाल के ना बूटस्ट्रैप को इस तरह इस्तेमाल किया, लेकिन ये सही काम नहीं कर रही। मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। तो आपको ये इस तरह का शो कर रहा है, लेकिन अब मैं इसको ऑनलाइन पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ सर। चलें जी सर चेंज हो गया। सही। तो इसमें सर वो जो हमने डाउनलोड फोल्डर करते हैं उसमें ये चीजें आपको दिखा, फर्क क्या दिखा, मतलब आपका क्या इशू इसमें क्या है? सर ये मैंने जो ऑनलाइन वाले वो लिंक डाले हैं इस तरह चेंज कर दिया है उसने। ये नजर आ रहा होगा आपको, इनके बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। जो ये ऑनलाइन वाली है या ये ऑफलाइन वाली है? ये ऑनलाइन वाली है सर, ये सारी। तो ऑफलाइन में क्या नजर आ रहा था आपको? ऑफलाइन में सर मैं आपको दिखाता हूँ, जरा दिखाइए, कोड फाइल दिखाइए, वहां पे कुछ मिसिंग होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन ये सेम है, कुछ फर्क नहीं है इसमें। ऑनलाइन और ऑफलाइन में सेम है, कुछ फर्क नहीं है जी। लेकिन सर फर्क आउटपुट लेकिन चेंज हो रही, आउटपुट ये देखें, आउटपुट तो चेंज इसलिए हो रही होगी कि आपने कुछ खास सीएसएस वहां पे मिसिंग होगी, जो ऑफलाइन में कोई सीएसएस आपने मिस की होगी। सीएसएस में एक आध चीज या बूटस्ट्रैप या सीएसएस या जेएस फाइल सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं की होगी आपने। ये देखें, ये दरमियान में एक स्क्रिप्ट की फाइल आ रही है bootstrap.js, ये आपने सही दिया हुआ इसका स्क्रिप्ट। ये सर ये ऑनलाइन वाली है और ये ऑफलाइन वाली है, ये वाली, ये ऊपर वाली ना ऑफलाइन वाली में जी, आपने bootstrap.min.js 2 दफा इंक्लूड की हुई है। bootstrap.js जो है ना वो 2 दफा इंक्लूड की हुई है, नजर आ रही है आपको? एक दफा जेएस फाइल सेकंड, इससे नीचे वाली लाइन देखें, इससे नीचे वाली पे आए जी सर, ये वाली ये ना देखें, bootstrap.js फाइल है आपके पास? जी सर है। उससे नीचे आपने bootstrap.min.js भी है आपके पास? जी सर है। इनमें से किसी एक को यूज करने की जरूरत होती है, दोनों को नहीं यूज करते। आपने दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है सर, ये मैं खत्म कर देता हूं। इस तरह कुछ ना कुछ गलती होती है, वो हो जाती है। दोनों में सेम होता है, कुछ फर्क नहीं है दोनों में। ठीक होगा सर, मैं लेकिन कोई नहीं, चेंज तो कोई नहीं हुआ सर इस तरह। देखें जरा उसको राइट क्लिक करके देखें, आप ऑनलाइन वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, ऑफलाइन वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके देखें कि कौन सी क्लासेस मिस हो रही हैं, फिर उस हिसाब से कहीं आपने वर्जन तो चेंज नहीं है, जो डाउनलोड किया वर्जन वो और हो, जो लाइव वाला वर्जन है वो और है, तो इस तरीके से ये चीजें चेंज होती हैं। ठीक होगा सर, वर्जन की वजह से भी कभी ऐसा हो सकता है जी। ठीक होगा सर, मैं चेक करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने वो बूट्स आपके पास इंस्टॉल हो गया था वर्डप्रेस? जी सर, मेरे पास इंस्टॉल हो गया है वो, और काम भी ठीक कर रहा है। चलें, शुक्रिया। आप उसका वो जरा देखिएगा, जरा अच्छे तरीके से एडमिन पैनल को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक होगा सर, थैंक यू जी। अब और कौन आना चाह रहे हैं जी? निदा हैं और कामरान है जी। निदा सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास ये इशू आ रहा है, मैंने आपको बताया था मैं एनजिनिक्स पे काम कर रही हूँ, तो ये मैंने सिस्टम इंस्टॉलेशन जब किया तो ये मुझे परमिशंस का इशू दे रहा है। आप इसे देख देंगे या मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं SMEs उनसे कांटेक्ट करूँ? देखिए जी, आप ये यूज़ कर रही हैं, परमिशन का इशू आ रहा है। परमिशन ये तो SME से आप कांटेक्ट करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी लिनक्स के कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होंगे जी। तो सर अगर आपको कुछ आइडिया है तो काइंडली आप बता दीजिए। आइडिया लिनक्स पे तो मैंने बहुत काम किया हुआ, लेकिन असल में अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, तो आप कोई आसान वाला काम यूज़ करें ना। परमिशन का इशू क्या आ रहा है, ज़रा दिखाएं जरा वहाँ पे। जी सर, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे परमिशन इसकी सेट करनी होती है। CH मोड कमांड लाइन में जाके आप CH मोड के जरिए से कमांड इसकी परमिशंस को सेट करेंगी। तो आप लिनक्स में जाएं और CH मोड से, हाँ बिल्कुल यही कमांड लेके यहाँ पे परमिशन सेट की जाती हैं। तो इस डायरेक्टरी की परमिशन 777 नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। लास्ट में डायरेक्टरी का नाम भी देना होगा, पूरा पाथ भी देंगे और डायरेक्टरी का नाम भी देंगे। आप गूगल करें थोड़ा सा कि परमिशन, डायरेक्टरी परमिशन इन लिनक्स ऐसे की जाती हैं लिनक्स के अंदर, तो आपको उम्मीद है सॉल्यूशन मिल जाएगी।
ठीक है सर। वैसे आप लैंप सॉफ्टवेयर यूज करें तो उसमें आपको कुछ भी इशू नहीं होगा, सारा बिल्टन होगा, वो सारा काम खुद ही कर रहा होगा। अब सर आप लैंप इंस्टॉल करें, LAMP। जी सर, जी ठीक है जी, वो अगर देखें, वो अगर मिल जाएगा तो ये सारी हैक्टिक से आप बच जाएंगी। और वैसे ना ये वैम्प जो है लिनक्स के लिए भी अवेलेबल था, कल हमने देखा था। जी सर, देखा था। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर मैंने लॉगिन पेज बनाया है, देखिए। बहुत शुक्रिया, आपने बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है। सेम है इसको फेसबुक का जो साइड राइट साइड में नज़र आ रहा है, ये ज़रा थोड़ा सा नीचे से थोड़ी सी इमेज खराब थी तो मैंने, चलें इसको ज़रा बेहतर करें। ये वो रिस्पॉन्सिव है, आपने इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक की है? सर ये मैंने नहीं किया कि राइट क्लिक करें ज़रा के पेज के ऊपर, राइट कर दिया सर जी। नीचे इंस्पेक्ट पे जाएं, सबसे नीचे राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन जो नज़र आ रही है उनमें इंस्पेक्ट लिखा होगा। हाँ बिल्कुल, अब ये मोबाइल वाला आइकन नज़र आ रहा है राइट साइड में, टॉप पे मोबाइल वाला आइकन, राइट साइड। हाँ एलिमेंट्स जहाँ पे लिखा हुआ ना, एलिमेंट्स से पहले, और सॉरी लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स, और उससे पहले एलिमेंट्स से पहले ज़रा देखें, पहले इससे पहले ये वाला, हाँ जी, ये इसको क्लिक करें। हाँ जी, अब ज़रा ये अपनी साइड नीचे वाले एरिया को नीचे कर लें और इसको ज़रा स्क्रॉल करें, ऊपर करें, देखें आपका वो लॉगिन वाला एरिया नीचे चला गया। ज़रा ऊपर करें, नहीं इसको ये वाले ये HTML वाला पोर्शन नीचे कर दें, आप इंस्पेक्ट वाला पोर्शन नीचे कर दें, काटिएगा ना इसको, इधर से पकड़ के नीचे कर दीजिएगा। और ऊपर देखें आपकी स्क्रीन जो है, आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल व्यू में नज़र आ रही है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नज़र आ रहा है, वहाँ से ड्रॉप डाउन को आप सेलेक्ट करेंगे तो मुख्तलिफ मोबाइल आपको दिखेंगे। तो यहाँ से चेक करें आपका डिज़ाइन ख़राब हो रहा है, अगर ख़राब हो रहा है तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, अगर ख़राब नहीं हो रहा तो ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है सर, सही है जी। चलें इस तरीके से भी आप अगर कोशिश कीजिएगा कि ये रिस्पॉन्सिव भी बन जाए, और जो मैंने आज इंस्ट्रक्शन दी हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपकी साइट रिस्पॉन्सिव भी बन जाएगी।
थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर ये मैंने जी सर ये मैंने वैम्प इंस्टॉल किया था सर। मेरी स्क्रीन शेयर है आपके साथ? जी जी बिल्कुल। अच्छा सर ये इसमें सर वो जो स्टॉप और स्टार्ट वाला सर आपने बताया था कंट्रोल पैनल में सर, वो ये कहाँ पर आएगा सर? ये नज़र नहीं आ रहा मुझे। कौन सा सर आपने कल बताया था कि स्टॉप दोनों को स्टार्ट कर देना है, माइस्क्यूएल को और यहाँ पे वैम में स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। वैम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। वैम में ना वो होता है, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ से भी हो जाएगा वैसे। आप अपना कीबोर्ड के ऊपर विंडो वाला बटन प्रेस कीजिएगा। जी सर विंडो वाला प्रेस नहीं हुआ? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे देखें, ये टॉप पे नजर आ रहा है जहाँ पे जैम्प है और उसके ऊपर वैम्प लिखा हुआ है। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। इसको बेशक आप डेस्कटॉप आइकन बना लें इसका वहाँ पे, तो ये डेस्कटॉप पे भी आइकन इसका नजर आता रहेगा। यहाँ से ये स्टार्ट और स्टॉप हो जाएगा। आपने जैम्प भी इंस्टॉल किया हुआ है? जी सर वो भी किया है सर, जैम्प भी सर किया, लेकिन सर उसमें जो है ना स्टार्ट हो जाता है और स्टॉप नहीं सर उसमें हो रहा ना। ये सर मैं आपको दिखाता हूँ सर। चलें अब एक ही स्टार्ट करें ना, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। आप दोनों को इकट्ठा ना कीजिएगा, एक ही स्टार्ट करें, दूसरे को ना करें। एक वक्त में दोनों को करेंगे तो फिर एक चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलें, आपने अभी तक वो इंस्टॉल नहीं किया वर्डप्रेस? नहीं सर वो अभी नहीं किया सर इंस्टॉल। चलें जी, वो आपको करना चाहिए था। वो तो मैंने आपको इसलिए बताया था ताकि आप कुछ अर्न भी करना शुरू कर दें। वर्डप्रेस से आदमी कुछ कॉन्फिडेंट हो जाता है कि बहुत अच्छी और उम्दा वेबसाइट हम बना सकते हैं। और आज हम बूटस्ट्रैप से भी हमने देखा कि बहुत अच्छी और उम्दा वेबसाइट आपके पास बनी हुई पड़ी है, बस लोगों का कोड उठाएं और उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, मैं ट्राई करूँ। जी निदा। वालेकुम सलाम। जी सर ये मैंने पूछना था कि मैंने कल वैम्प को इंस्टॉल किया तो ये लोकल होस्ट में लिखती हूँ तो ये आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट जब मैं इसको PHP एडमिन ओपन करने की कोशिश करती हूँ तो वो ओपन नहीं होता। PHP माई एडमिन लिखिएगा, PHP माई एडमिन। जी वही लिखा है, लेकिन ये फॉरबिडन भी आ जाता है। जी दिखाइएगा, आपने वैम्प इंस्टॉल किया, जैम्प किया है? वैम्प किया मैंने सर। वैम्प, ये जरा दिखाइएगा मुझे, वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, जरा दिखाइएगा यहाँ से। ये जरा ऑनलाइन है ग्रीन। एक मिनट आप इसको राइट क्लिक करके इसको रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज कीजिएगा। इसको ऑफ कर दो दोबारा से? नहीं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें या लेफ्ट क्लिक करें तो ऑप्शंस आएंगी। ऑप्शंस आने पे आप यहाँ पे देखें, नहीं दूसरा क्लिक कीजिएगा। अभी ये राइट किया तो लेफ्ट कीजिएगा, लेफ्ट किया तो राइट कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज लिखा होगा और यहाँ पे ऊपर माइस्क्यूएल को देखिएगा, ये रनिंग कंडीशन में है। ये ऊपर माइस्क्यूएल लिखा हुआ है। आपका माइस्क्यूएल शायद नहीं चल रहा होगा। देखिएगा, दोबारा देखिएगा, वो ग्रीन हुआ कि नहीं? आपकी आवाज कट रही है, मुझे सही तरह सुनाई नहीं दे रही है आपकी आवाज। अब दोबारा इसको ओपन कीजिएगा। वो ग्रीन हो गया कि नहीं हुआ? आपकी आवाज कट रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। हाँ जी, अभी वो ग्रीन नहीं हुआ, वो ब्लू ही शो कर रहा है। जी आपका वो चल रहा है दोबारा, जरा देखिएगा। नो सर नहीं चल रहा ये वैसे। देखिएगा नजर यहाँ ग्रीन हो गया। ग्रीन कैसे हुआ? खुद ब खुद हुआ। हाँ, इसको राइट क्लिक कीजिएगा, वो माइस्क्यूएल का स्टेटस देखिएगा, वो चल रहा है कि नहीं। चलें, वो माइस्क्यूएल का स्टेटस देखिएगा, इधर से इसको क्लिक कीजिएगा।
यहाँ से आपने रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज किया तो वो वाला पैनल खोलिएगा यहाँ से। हाँ जी, माई एसक्यूएल के स्टेटस को यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, माई एसक्यूएल पे। ये नहीं आ रहा। अच्छा, ऊपर PHP माई एडमिन लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिएगा, सेकंड लास्ट पे, सेकंड नंबर पे इसको क्लिक कीजिएगा। वही सेम इशू है, सेम इशू है। आप मुझे मालूम है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सर इसके लिए MySQL को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई थिंक ये लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल्ड है। MySQL पहले से इंस्टॉल्ड है? जी सर। सर ये हाँ, तो पहले वाले को तो अनइंस्टॉल करें ना। अगर पहले से इंस्टॉल्ड है तो ये फिर आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, ये वाला चल नहीं रहा, वो वाला चल रहा है। नहीं सर, अगर मैं इसको अनइंस्टॉल कर देती हूँ, लेकिन ये तो वैम सर्वर है ना, इसकी अपनी डेटाबेस होगी। नहीं, वो या तो उसको बंद कर दें जो पहले वाला आपके पास इंस्टॉल्ड है, उसको बंद कर दें, वो चल रहा होगा, उसको बंद कर दें तो ये चलना शुरू हो जाएगा। और या फिर उसको अनइंस्टॉल कर दें, उसको अनइंस्टॉल कर दें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, इसको अनइंस्टॉल करके फिर मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, ये आप वैम्प और जैम्प के साथ काम करें, खुद से कोई सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें, ये सारा कुछ खुद ही इंस्टॉल करेंगे, वरना आपको प्रॉब्लम आएंगे। चले बहरहाल उसको अनइंस्टॉल कर दें, पहले से जो MySQL इंस्टॉल्ड है उसको अनइंस्टॉल कर दें। फीचर्स में जाएं और सेटिंग्स में, फीचर्स में, और वहाँ पे इंस्टॉल अनइंस्टॉल वाली ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। जी, किसी की और कोई क्यूरी हो तो वो कर सकते हैं। ये एक स्टूडेंट को इशू आ रहा है कि उनका वो ना अपवर्क प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुआ। तो मैंने पहले भी बताया कि अपवर्क प्रोफाइल में अगर कोई इशू आ रहा है तो आप जो मैंने इंस्ट्रक्शंस बताई थी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये ज़ीशान शाहिद साहब का अपवर्क प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रहा, तो मैंने बताया था कि अपवर्क प्रोफाइल कैसे अप्रूव होता है। अगर आपने वो लेक्चर लिया था तो वो चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, उन्हीं को फॉलो करें। सबके प्रोफाइल उसी तरीके से अप्रूव हो रहे हैं, आपका भी इंशाल्लाह हो जाएगा। वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, अकाउंट अपवर्क का अप्रूव हो जाता है। हमने यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दी थी, अकाउंट अप्रूव हो जाता है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपका नहीं हो रहा तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू आया होगा, उसमें आपने कुछ सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया होगा। जी, मेरे पास 24 लोगों के अभी तक प्रोफाइल आई हैं, बाकी लोगों ने प्रोफाइल सबमिट नहीं किए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्रोफाइल सबमिट करें, सब लोगों के प्रोफाइल आना ज़रूरी है। ये सॉफ्टवेयर का नाम क्या था जो आपने अनइंस्टॉल किया नहीं था? सर वेबयॉग था। क्या था? वेबयॉग सर, ये अच्छा, ठीक है सर। अब अनइंस्टॉल हो गया, अब करूँ दोबारा से? चलें रीस्टार्ट करें उस तमाम सर्विसेज को दोबारा से। शायद रीस्टार्ट भी ना मांगे कंप्यूटर, लेकिन ये इस तरह हो जाता है। नहीं, पहले आप तमाम सर्विसेज को रीस्टार्ट करें एक दफ़ा। चलें अब करें इसको। चलें जी, फिर अब SNE से कांटेक्ट करें, उम्मीद है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जरा अब मुझे कंप्यूटर आपके एक्सेस करना पड़ेगा, ज़रा मुश्किल है वो।
तो आप SNE से कांटेक्ट करें, अगर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे, कुछ उम्मीद है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप SNE से कांटेक्ट करें ज़रा। थैंक यू सर। जी मुबशिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने इंस्टॉल किया था ज़ैम्प, वो सारा वर्डप्रेस वगैरह ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया और कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। इसके अंदर जो आपने कहा था साइड बार्स को चेक कीजिएगा, वो भी मैंने सारी 1 बाय 1 चेक की आपने है। एलिमेंटर भी इंस्टॉल कर लिया? एलिमेंटर जी सर, मैं यही पूछना चाह रहा था, मैंने ये कुछ 2-4 प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे लेकिन ये इंस्टॉल हो गए हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही थी कि ये यूज़ बस कैसे। इनको ट्राई करें, देखें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो चीज़ समझ में ना आए थोड़ा सा उनको गूगल किया करें, गूगल करें, यूट्यूब पे जाएं, कुछ चीज़ें आपको वहाँ से समझ में आ जाएंगी। एलिमेंटर एक टूल है, वो प्लगइन है, इसके ज़रिए से बहुत इफेक्टिव काम किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं ये ज़रा देखें आप इसकी डिस्क्रिप्शन में। इसमें सर हाँ जी, ये एक्चुअली ये फ्री वर्जन है, इसमें गो के अंदर जो है शायद जाएंगे पे कुछ पे करेंगे तो फिर होगा, लेकिन बहरहाल आप कुछ देख लें यूट्यूब से, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे आपको पता चल जाएगा एलिमेंटर प्रो में क्या कुछ होता है। ठीक है सर। सर सेकेंडली ये पूछना था कि ये जो आपने आज ग्रिड सिस्टम के बारे में बताया था, ग्रिड सिस्टम सिर्फ और सिर्फ रोज और कॉलम्स के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब इसकी और क्या यूटिलिटी है हमारे पास? देखें जी, पूरा आप जो अपनी वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं, जब आप शुरू में देखते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन बनाने लगा हूँ, तो ये आप देखते हैं कि अब इसकी लेआउट क्या होगी, कितने कॉलम्स होंगे। जैसे आप देखते हैं ना, ये मिस्त्री लोग या सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन करते हुए बुनियादें रखते हैं, जी, तो जी। वो जो फंड उसको बुनियाद रखते हुए ये देखते हैं कि पूरा ऊपर कहाँ तक हमने खड़ा करना है, कितनी बड़ी इमारत बनानी है, किस डिज़ाइन से बनानी है, कितने कमरे आएंगे, क्या क्या होगा, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें नीचे फाउंडेशन बनाई जाती है। इसी तरह जो फाउंडेशन आप अपनी वेबसाइट की बनाएंगे उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो स्ट्रक्चर बेसिकली ग्रिड सिस्टम से सेट होगा। आपकी वेबसाइट के कॉलम्स कितने होंगे, रोज कितनी होंगी, क्या चीज़ें होंगी। तो ये बेसिकली तो हम सिंपली कहें तो ये रो कॉलम ही बनाते हैं, लेकिन रो कॉलम हमारे लिए पूरी की पूरी फाउंडेशन बनाएंगे एक वेबसाइट की। सर जिस तरह ये एक पेज आपके सामने है, इसमें मुझे कैसे पता चल रहा है इस चीज़ का कि ये किस तरह डिवीजन की हुई है, थोड़ा सा बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये पेज है मेरे पास, इसमें ये पेज, ये तो वो उसमें है ना, वर्डप्रेस में है, तो HTML साइज आपको इस तरीके से सिंपल ही नहीं मिलेगी, लेकिन आप यूं से इसको राइट क्लिक करें, जरा राइट क्लिक कीजिएगा, किसी भी जगह पे स्क्रीन पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं। आपने कौन सा ब्राउजर इंस्टॉल किया हुआ? ये ब्राउजर आपका क्रोम नहीं है, क्रोम को यूज किया करें जी। मैं तौर पे जी चलें। अब जरा देखें नीचे, अब जरा ऊपर ये नीचे HTML वाला वो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, टॉप पे जाएं, जरा स्क्रॉल ऑफ करें HTML वाले पोर्शन में, HTML वाले पोर्शन में जहाँ पे HTML नजर आ रही है जी, यहाँ से देखें ऊपर HTML का टैग नजर आ रहा है। ये अब ये अपने रिस्पॉन्सिव साइट में चले गए ना आप, ये जहाँ पे एलिमेंट्स नजर आ रहा है आपको, आप जहाँ पे आपका कर्सर है इससे ऊपर है, इससे जरा इस तरफ आए, लेफ्ट साइड पे जाएं, यहाँ पे मोबाइल लेफ्ट ये राइट है, जा रहे हैं शायद आप, ये लेफ्ट है राइट है पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही। दूसरी तरफ मोबाइल, ये इसको मेरा ये राइट बन रहा है। चलें मुझे भी समझ में नहीं आ रही, चलें इसको क्लिक करें जरा, किया आपने क्लिक? हाँ अब देखिएगा, अब नीचे HTML वाले पोर्शन में दोबारा आइएगा, यहाँ पे बॉडी टैग नजर आ रहा है, HTML वाले पोर्शन में बॉडी टैग नजर आ रहा है। बॉडी टैग से नीचे देखें, अब जो पहला ग्रिड नजर आ रहा है उसके ऊपर आए, ये मेन आपका ग्रिड है, सही जी। और इससे नीचे देखें बॉडी टैग में, और सबसे ये अहम ये पहला ग्रिड शायद नजर आ रहा है। अब मुझे सही तरीके से इधर नजर नहीं आ रहा कि आपकी स्क्रीन में क्या क्या ग्रिड्स हैं, इधर ग्रिड तो नजर नहीं आ रहा। हाँ ये देखें, ये नीचे हेड ग्रिड को इस सेंस में नजर नहीं आएगा आपका, ये हेडर पोर्शन नीचे नजर आ रहा है। सबसे नीचे जाएं, यहाँ पे इसको अपनी आपकी हेडर नजर आ रहा है, ये पेज का हेडर है जिसकी पेज ID है जी, ये हेडर, हाँ हेडर, ये हेडर पोर्शन है। और इसको आप जरा कोलैप्स करेंगे तो नीचे फिर कुछ और भी चीज़ें आपको दिखेंगी।
हेडर की सारी CSS कुछ इस तरीके से है। ये शायद बूटस्ट्रैप में बना नहीं हुआ है, या शायद बूटस्ट्रैप में ही है। चलें, ये इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। या अगर आप मेरी स्क्रीन को फॉलो करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अलबत्ता कल जब लोग अपनी अपनी HTML लेके आएंगे, कुछ वेबसाइट बूटस्ट्रैप में बनाएंगे, तो इसको मैं ज़रा अच्छे तरीके से खुद एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये जितनी नीचे HTML नज़र आ रही है ना, इस HTML से आपको ये ग्रिड सिस्टम सारा समझ में आएगा। अगर है यहाँ पे किसी ने डिफाइन किया हुआ है तो वो नज़र आएगा, अगर नहीं डिफाइन किया हुआ तो वो नहीं नज़र आएगा। अभी हेडर में तो कोई ग्रिड लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा हेडर आपको नजर आ रहा है। नीचे अगर कुछ देखें, मुझे आपकी वो स्क्रीन बहुत छोटी सी नजर आ रही है, इसलिए सही तरीके से पढ़ा नहीं जा रहा कि क्या क्या क्लासेस यहाँ पे यूटिलाइज हो रही हैं डिव्स के साथ। अच्छा जी, अताउर रहमान साहब, आप ज़रा लाइव आते तो मैं आपको ज़रा अच्छे तरीके से समझा पाता। मुझे आपके क्वेश्चन ज़रा क्लियर समझ में नहीं आया कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है तो फिर फाइल्स को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके पास इंस्टॉल है, वो वर्किंग कंडीशन में है। अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो फिर फाइल्स कॉपी करने की ज़रूरत होती है। हमने 4 स्टेप बोले थे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। पहला स्टेप था कोड को डाउनलोड करना, दूसरा स्टेप था कोड को डिप्लॉय करना, तीसरा स्टेप था डेटाबेस क्रिएट करना, और फिर लास्ट स्टेप था कॉन्फ़िगरेशंस करना। तो अब मुझे समझ में नहीं आया कि आप कह रहे हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल भी है और फिर कह रहे हैं कि फाइल्स को कॉपी भी करना है। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है फिर तो कोई फाइल कॉपी करने की जरूरत नहीं होती। अपवर्क वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया हुआ है। प्लगइन इंस्टॉल, एक यूज़र का क्वेश्चन था कि प्लगइन उनके पास इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे हो जाएंगे। ऑफलाइन भी प्लगइन इंस्टॉल होते हैं, आपके पास इंटरनेट का कोई इशू होगा जिसकी वजह से प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो पा रहा होगा। चलें, जब आपकी मेरे ख्याल सारी क्यूरी आंसर हो गई हैं, कोई नई क्यूरी नहीं है। एक आध मिनट में मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में मेरे साथ थे शायद जी, इंटरनेट आपका डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने बताया कि ये इंशाल्लाह कल या परसों मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा जो आपकी क्यूरी है लाइव में ही। अगर आप राइट क्लिक करके अपने पेज पे इंस्पेक्ट एलिमेंट को ज़रा अच्छे तरीके से देखेंगे तो वहाँ से आपको इस अपनी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वहाँ पे नीचे सारी HTML आ रही होती है, वहीं से आपको पता चलेगा कि ग्रिड सिस्टम कैसे चल रहा है वहाँ पे, अगर किसी ने डिफ़ाइन किया हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि सारा आप वो ग्रिड सिस्टम से ही उसको डिफ़ाइन करें, तो रोज एंड कॉलम्स बनाएं। और भी ऑप्शंस होती हैं, हर डिज़ाइनर अपने हिसाब से CSS को यूज़ करता है, तो वो उस हिसाब से डिफ़ाइन करता है। अगर किसी ने ग्रिड सिस्टम से ही बनाया होता है तो वो ग्रिड सिस्टम में दिखता भी है, वो HTML में दिख रहा होता है। मोस्टली ऑनलाइन कोड जितने भी अवेलेबल होते हैं वो कमेंटेड होते हैं, साथ में कमेंट्स आ रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कि यहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हो रही है, यहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हो रही है। चलें, मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।